हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज से हम लोग सीडीपी की नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, जो कि सीटेट और टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन ए स्पीयरमैन, बी जेम्स ड्रेयर, सी हॉल्स और डी वेल्स। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा स्पीयरमैन। दोस्तों, स्पीयरमैन कौन थे? ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। कौन थे? तो प्रसिद्ध दार्शनिक थे। और दूसरी चीज़ आपको बता दें, ये 1927 ईस्वी में, ठीक है, दो तत्व सिद्धांत दिए। पहला सामान्य सिद्धांत, ठीक है, और दूसरा विशिष्ट सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत को जनरल फैक्टर बोलते हैं और विशिष्ट सिद्धांत को स्पेसिफिक फैक्टर बोलते हैं। जनरल फैक्टर को जी से दिखाते हैं और स्पेसिफिक फैक्टर को एस से दर्शाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन दिए हैं। पहला सिद्धांत है इनका जी फैक्टर, ठीक है, जनरल फैक्टर, और दूसरा है स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है, विशिष्ट सिद्धांत इसको बोलते हैं। तो इसको समझते हैं एस से और इसको समझते हैं जी से, ठीक है। इन्होंने कब दिया? तो 1927 ईस्वी में दिया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस वैज्ञानिक ने स्थापित की? ऑप्शन ए एस्कीवरल, बी स्पीयरमैन, सी हॉल्स और डी वुंट। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विलियम वुंट ने, ठीक है। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की? तो दोस्तों, ये विलियम वुंट ने किया, ठीक है। वुंट लिखा हुआ है, इनका पूरा नाम है विलियम वुंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? ऑप्शन ए कैटल, बी गाल्टन, सी अल्फ्रेड बीने और डी वुडवर्थ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, अल्फ्रेड बीने ने कहाँ पे? लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया। कब किया? 1882 ईस्वी में। किसने किया? अल्फ्रेड बीने ने। क्या किया? अल्फ्रेड बीने ने क्या किया 1882 में? मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए। क्या विशेषताओं का अध्ययन? यहाँ से आपको हम दिखा रहे हैं, मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, किस चीज़ का निर्माण किया? प्रयोगशाला का। कब किया? 1882 ईस्वी में। किसने किया? अल्फ्रेड बीने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक वाइगर्ट्स कहाँ के थे? मतलब वाइगोत्स्की, ठीक है। पहला ऑप्शन ए जापान, बी रूस, सी फ्रांस और डी चीन। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये रूस के निवासी थे, ठीक है। वाइगोत्स्की कहाँ के निवासी थे? तो रूस के थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए स्टर्नबर्ग, बी
वाइगार्ड्स, सी सैलोवी और डी मेयर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टर्नबर्ग। ठीक है, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यह किसका कथन है? तो स्टर्नबर्ग का है, व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ, ठीक है, स्टर्नबर्ग। ठीक है, यहाँ पे अर्थ और वर्ग, ठीक है, ये आप लोग ट्रिक ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे स्टर्नबर्ग है। ठीक है, समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6वां नंबर क्वेश्चन है, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया? ऑप्शन ए होरेस बी वालास, सी जेपी गिलफोर्ड और डी जेएम ओझा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जेएम ओझा। विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया? तो जेएम ओझा। कौन सा परीक्षण? विभेदक परीक्षण। ठीक है, किसके अनुकूलन? भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया। किसने किया? जेएम ओझा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, किस अभिक्षमता को एएसटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए विभेदक अभिक्षमता, बी सामान्य अभिक्षमता, सी आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता और डी व्यावसायिक अभिक्षमता। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी दर्शन शास्त्र, सी समाजशास्त्र और डी शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दर्शन शास्त्र। आप लोग से बता दें कि दर्शन शास्त्र समाज का एक चेतना का एक रूप है। ठीक है, मतलब जिसको अतः मतलब दर्शन शास्त्र का संबंध आत्मा से है, जिसमें व्यक्ति अपने आत्मा से अंतर्निहित ज्ञान, मतलब आत्मा का जो अंतर्निहित ज्ञान होता है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो उसी को आत्मा, तो ये दर्शन शास्त्र का एक रूप है। ठीक है, तो इसलिए आत्मा का जिक्र सबसे पहले दर्शन शास्त्र में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? ऑप्शन ए आत्मनियंत्रण, बी आत्मानुदेश, सी आत्म प्रबलन और डी आत्म अभिव्यक्ति। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। 9वां नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आत्मा का नियंत्रण। ठीक है, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं? तो आत्मनियंत्रण। ठीक है, आत्मनियंत्रण मतलब अपना नियंत्रण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? ऑप्शन ए आत्मनियंत्रण, बी अंतःनिरीक्षण और सी आत्मसम्मान, डी आत्म प्रबलन। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आत्म प्रबलन का तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा अपनी अनुभूतियों को व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस परीक्षण में 10 मसी लक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं? ऑप्शन ए रोसा परीक्षण, बी 16 PF, सी EPQ और डी है MMPI। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों स्याही धब्बा परीक्षण ऑप्शन नंबर ए रोसा परीक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए 45 से 65, बी 51 से 69, 69 और सी 52 से 71 और डी 50 से 70। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 50 से 70। एक बार और क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए, व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर डी 50 से 70% तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? ऑप्शन ए हालर, बी फिलिप, सी क्रेपलिन और डी बेंजामिन रस। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्रेपलिन। कौन सा पुस्तक है? पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन। पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन किसने लिखा है? क्रेपलिन। ठीक है, किसके द्वारा प्रकाशित है? तो क्रेपलिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे? ऑप्शन ए एडलर, बी सिगमंड फ्रायड, सी जुंग कहिए या युंग कहिए। ठीक है, और डी है जीन एक्सक्यूरल। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिगमंड फ्रायड को। ठीक है, असामान्य मनोवैज्ञानिक के आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। किसको? सिगमंड फ्रायड को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? ऑप्शन ए हिप्पोक्रेटिस, बी आइजेंक, सी अरस्तु और डी प्लेटो। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फादर ऑफ मेडिसिन अरस्तु को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहते हैं? तो अरस्तु को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी तक मिले? ऑप्शन ए 10वीं से 15वीं तक, बी 11वीं से 16वीं तक, सी 10वीं से 14वीं तक और डी 10वीं से 16वीं तक। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। आप लोग तो खुद समझ ही रहे होंगे कहाँ से क्वेश्चन हमने लिया है और कैसा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 10वीं से 16वीं तक। ठीक है, सामूहिक पागलपन के प्रमाण पत्र किस शताब्दी से शताब्दी तक मिले थे? तो ऑप्शन नंबर डी 10वीं से 16वीं तक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
क्या मिले थे? सामूहिक पागलपन के प्रमाण। ठीक है, किस शताब्दी में? 10वीं से 16वीं तक। चलिए एकदम याद हो जाएगा, रट लेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, मनः स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है। ऑप्शन ए भय, बी आशंका, सी रोग और डी कष्ट। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आशंका। मनः स्नायु विकृति, ये रोग ऐसा है ना, आदमी अपने आप में खुद कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, अपने आप पे वो विश्वास नहीं करता है। ठीक है, तो मनः स्नायु विकृति मतलब एक आप लोग समझते होंगे जैसे अनकॉन्फिडेंस, जिसको अपने आप पे खुद पे विश्वास ना हो कि हम ये काम कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मनः स्नायु विकृति। ठीक है, जो हमेशा शंकित रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। ऑप्शन ए बालकों को पारितोषिक देकर, बी उदाहरण देकर और सी ताड़ना देकर और डी सजा देकर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, छात्रों को चोरी करने की आदत को कैसे दूर कर सकते हैं, तो बालकों को पारितोषिक देकर मतलब कि उसको इनाम देकर, नहीं, रॉन्ग। ठीक है, ये गलत है। उदाहरण देकर, ताड़ना देकर, सजा देकर। सजा देकर ये भी नहीं सही है बच्चों को, ताड़ना देकर ये भी नहीं सही है। ठीक है, मोरल डाउन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बच्चों को कभी भी चोरी से आदत से दूर करने के लिए हमेशा एक दूसरे का कोई कहानी बना के या कोई कविता, मतलब कुछ ना कुछ एक भूमिका कहानी बना के उसको बताएंगे कि उसने ऐसी गलती किया तो ये सज़ा मिली। ठीक है, तो उदाहरण दे के हम बताएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम का शिक्षा में योगदान है। ऑप्शन ए व्यवहार परिवर्तन में, बी नवीन अनुभव प्राप्त करने में, सी समायोजन में और डी इनमें से सभी में। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों यहाँ पे तीनों हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भी राइट, बी भी राइट और सी भी राइट, इसलिए इनमें से सभी में ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, थकान का कारण नहीं है। ऑप्शन ए निरंतर कार्य करते रहना, बी शिक्षण विधियाँ, सी विश्राम और डी अपर्याप्त रोशनी। तो दोस्तों थकान का कारण क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, विश्राम करने से थकान होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये सब कारण है थकान होने के। ठीक है, निरंतर कार्य करेंगे तो थकान जरूर होगा। शिक्षण विधियाँ हैं, ठीक है, इसमें भी काम करेंगे तो थकान होगा। शिक्षण विधियों से ये तो मैटर भी नहीं करेगा, लेकिन अगर शिक्षण विधियाँ से काम ही तो करेंगे, विधियों को यूज करेंगे, रूल यूज करेंगे, तो कहेंगे थकान होगा। अपर्याप्त रोशनी ये भी यहाँ पे सूट नहीं करता है, बट यहाँ पे अपर्याप्त रोशनी लगे तो आप मेंटल प्रेशर में रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ भी थकान महसूस करेंगे। मोराल मतलब मेंटली हरासमेंट रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, विश्राम करने से थकान नहीं होता है। ठीक है, सब लोग आप लोग जानते होंगे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए शिक्षा का, बी जीवन की स्थिरता का और सी आराधना का और डी भौतिकता का। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जीवन की अस्थिरता। जीवन की अस्थिरता के लिए व्यक्ति तनाव की स्थिति में रहता है, जो कि उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण होता है। ऑप्शन ए माता द्वारा, बी पिता द्वारा, सी माता पिता द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पिता द्वारा। ठीक है दोस्तों, आपसे बता दें कि ग्रेगर जान मेंडल, जिन्हें
मतलब आप लोग भी पढ़े होंगे लोअर क्लास में, उन्हें अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो इनके अनुसार लिंग का निर्धारण बालक के पिता के द्वारा माना गया है। ठीक है, क्योंकि माता में XX क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे पिता द्वारा लिंग निर्धारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसके द्वारा? ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, उनके द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, गर्भावस्था शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए सिर से, बी पैर से, सी हाथ से और डी संपूर्ण शरीर से। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गर्भावस्था में शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है सिर से। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट में। 24 नंबर क्वेश्चन है, जन्मोत्तर मतलब जन्म के बाद विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी है? गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। दोस्तों आप लोग जितने भी क्वेश्चन कर लेंगे एक बार कमेंट में ज़रूर सेंड करिएगा। ठीक है, कि मेरा इतना क्वेश्चन सही है, एकदम ईमानदारी से एक बार सेंड जरूर करिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, शैशवावस्था। ठीक है, क्योंकि जन्म के बाद पहली अवस्था जो होती है वो शैशवावस्था होती है, दूसरी अवस्था जो होती है, ठीक है, हम इसे आपको दिखा दे रहे हैं, दूसरी अवस्था जो होती है बाल्यावस्था होती है और तीसरी अवस्था जो होती है वो किशोरावस्था होती है। ठीक है, पहली शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था और तीसरा किशोरावस्था। गर्भावस्था ये यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा। क्योंकि जन्म के बाद पहली अवस्था कौन सी है, यहाँ पे पूछ रहा है जन्मोत्तर मतलब जन्म के बाद विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी है, तो यहाँ पे जन्म के बाद पहली अवस्था हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जन्म के बाद दूसरी अवस्था पूछ रहा है, जन्मोत्तर के बाद। ठीक है, तो जैसे पहली अवस्था तो जन्म ले रहा है, उसके बाद किस अवस्था में जाएगा, तो शैशवावस्था में जाएगा। ठीक है, दूसरी अवस्था यहाँ प्रमुख पूछ रहा है, तो अब यहाँ पे अगर ऐसे देखते हैं आप तो पहली अवस्था है। ठीक है, लेकिन अब जन्मोत्तर के बाद मतलब जन्म के बाद पहला तो एक तो मान लीजिए वो गर्भ में है तो पहले अवस्था में है, और जब फिर उसके बाद रहा है तो वहाँ से आप देखेंगे दूसरी प्रमुख अवस्था तो शैशवावस्था होगा, बट हम कहने के लिए इसको पहली अवस्था में कहेंगे यहाँ पे। ठीक है, शैशवा, दूसरा बाल्यावस्था में और तीसरा किशोरावस्था में आएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, बी उपवृक्क ग्रंथि और सी गल ग्रंथि और डी उपगल ग्रंथि। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है यौन परिपक्वता के लिए? पीयूष ग्रंथि। दोस्तों आपसे बता दें कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और इसी से संपूर्ण मानव व्यवहार एवं शरीर की अंतःक्रियाओं का नियंत्रण होता है। ठीक है, और यौन परिपक्वता में भी पीयूष ग्रंथि का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, इसीलिए पीयूष ग्रंथि की यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका होता है, महत्वपूर्ण भूमिका या हाथ होता है। ठीक है, तो इसलिए पीयूष ग्रंथि को ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर यहाँ पे होगा। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं, एक बार और आप लोगों से बता रहे हैं, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन है, वीर पूजा की भावना जागृत होती है। ऑप्शन ए किशोरावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी प्रौढ़ावस्था में और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन तो थोड़ा सा इजी लग रहा है, आप लोग आसानी से बता देंगे। ठीक है, वीर पूजा मतलब वीर पूजा क्या है? प्रौढ़ावस्था में तो वीर पूजा करेगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। बाल्यावस्था में वीर पूजा से कोई मतलब है नहीं। दबाव, तनाव, तूफान, आप लोग समझ रहे होंगे, स्टेनले हाल। ठीक है, स्टेनले हाल, दबाव, तनाव, तूफान। ठीक है, इसलिए वीर पूजा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर किशोरावस्था में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है, अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है। ऑप्शन ए सामाजिक, बी आदर्शवादी, सी धार्मिक और डी अव्यवहारिक। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आदर्शवादी। संरक्षण का मतलब क्या होता है? संरक्षण का मतलब होता है आदर्श बनाना। ठीक है, तो दोस्तों संरक्षण का तात्पर्य मतलब एक तरह से पुरानी परंपराओं में क्या कहा जाता था कि पुरानी परंपराओं बनाए रखना, ठीक है, उसी को आदर्श कहते थे। तो यहाँ पे अति संरक्षणशील बालक को बना देती है क्या? आदर्शवादी। मतलब पुरानी परंपराओं को फॉलो जो करता है उसी को आदर्शवादी करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समस्यात्मक बालक, बी अपंग, सी पिछड़ा बालक और डी नाजुक बालक। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दुबले पतले बालक को क्या कहा जाता है? शरीर से और हृदय से कमजोर बच्चे को क्या कहा जाता है? समस्यात्मक बालक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए प्रतिभाशाली, बी मंदित श्रवण वाले और सी पिछड़ा बालक और डी समस्यात्मक बालक। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते होंगे। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक को चिन्ह और श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। मंदित श्रवण वाले हुए, उसका पिछड़ा बालक और समस्यात्मक बालक नहीं करेंगे क्योंकि इसका आँख कान ये सब सही है, केवल वो कमज़ोर है क्योंकि उस शरीर से विकलांग नहीं है। ठीक है, हृदय कमज़ोर है, शरीर कमज़ोर है, लेकिन वो विकलांग नहीं है, अपंग नहीं है। पिछड़ा बालक कोई मैटर नहीं है, सेम, दोनों कैटेगरी सेम है। ठीक है, तो ये तीनों नहीं होगा। तो यहाँ पे मंदित श्रवण मतलब अपंग जो कि डिजीज है बॉडी से, ठीक है, जो सुन नहीं सकते, ठीक है, देख नहीं सकते, ऐसे बालकों को, अब जो सुन नहीं सकता उसको चिन्ह भाषा पढ़ाएंगे, जो देख सकता है सुन नहीं सकता है, और जो अगर अंधा है सुन भी सकता है और देख सकता है बट सुन नहीं सकता तो उसको चिन्ह भाषा से, जो अंधा है उसको श्रवण दृश्य से पढ़ाएंगे, श्रवण विधि से। ठीक है, तो ये सब विधि उनके बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, मंदित श्रवण वाले बालक को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है? ऑप्शन ए किशोर, बी प्रौढ़ और सी वृद्ध और डी बालक। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए किशोर। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? किशोरावस्था में ये सब सोचने की शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है। तो किशोर मतलब किशोरावस्था में शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता का विकास कंप्लीट हो जाता है, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, तो इसलिए उसको किशोर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग को 30 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं 9:30 बजे इसी टाइम में। तब तक चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फिर कल 9:30 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।